अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं पढ़ाई, करियर, फिजिक्स, स्पेस, हर तरीके की बात, हर तरीके की साइंस को हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान करके एक आम भाषा के अंदर। तो आप ही व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के ऊपर हम जो सीरीज चला रहे हैं उसी के अंदर एक और एडिशन हम करने जा रहे हैं विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक इन मैकेनिक्स फॉर मास्टर्स। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोशन इन आर्बिट्ररी फील्ड, प्लस यहाँ पे हम करेंगे इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड। सेंट्रल फील्ड के अंदर हम कर चुके हैं, फर्स्ट इंटीग्रल्स हम कर चुके हैं। एंड जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि सेंट्रल फील्ड जो होता है काफ़ी चीज़ें आसान रह जाती हैं, बट इनके अंदर थोड़े से केसेस ज़्यादा बनते हैं आप कह सकते हैं। लेकिन परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे भी आसान करने के लिए आपकी टीचर कूल आपके सामने दोबारा आ चुकी है एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे ये दोनों टॉपिक्स। एंड इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जो चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच। लेकिन जो चैनल के ऊपर नए आए हैं या वापस आने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब देर नहीं लगानी है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड ऑफ कोर्स आगे शेयर ज़रूर करना है। कोई डाउट्स हैं, कोई रिक्वेस्ट है, मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में जाके आप उससे कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, राइट। तो हम भी बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के अंदर विच इज़ मोशन इन आर्बिट्ररी फील्ड। नाउ जब हमने बात करी थी सेंट्रल फील्ड की, तो उसके अंदर हमने कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस लगाए या केसेस बनाए थे। लेकिन जब हम बात करते हैं एक आर्बिट्ररी फील्ड, विच मीन्स के फील्ड का नेचर कुछ भी हो सकता है, कुछ रीजन्स उसके अंदर रहेंगे जिसके अंदर एनर्जी और पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस आएंगे, जिसे हमने कैटेगराइज किया है आप लोगों के लिए। एंड उन्हीं कैटेगरी वाइज हम उसे समझेंगे। बहुत इजी है, आपको बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होगा जो भी मैं समझाऊंगी। ये डायग्राम आपके सामने है, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, राइट। सो विल से कंसिडरिंग एन आर्बिट्ररी फील्ड एज वी इफेक्टिव, मैंने एक वी इफेक्टिव की नाम से एक पोटेंशियल फील्ड ले ली है। एनर्जी एंड वी इफेक्टिव कर्व्स को ड्रॉ कर लिया है। ये मेरा वी इफेक्टिव है, दिस इज माय आर, एंड इसी के ऊपर एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो मेरा एनर्जी का कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाइल ब्लू लाइन इज माय वी इफेक्टिव। तो जैसे जैसे जिस जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे, रीजन्स में डिवाइड कर देंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट आई हैव नेम्ड इज R1, सेकेंड पॉइंट को मैंने नाम दिया है R2 एंड द थर्ड पॉइंट इज R3। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, दोनों को प्लॉट किया एंड उनके जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उन्हें नाम दे दिया। अब देखो, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस वी पोटेंशियल या इफेक्टिव पोटेंशियल। तो इसी तरीके से अगर आप देखो, जहाँ पर भी ये तीन पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑन दोज पॉइंट्स हमारी जो टोटल एनर्जी है इट इज़ इक्वल टू वी इफेक्टिव। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो रहेगी। आई एम सेइंग कि एट पॉइंट्स R1, R2 एंड R3 वी इफेक्टिव का जो कर्व है वो एनर्जी को इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर एनर्जी एंड वी इफेक्टिव आर इक्वल। दैट मीन्स जो ये वाली टर्म है इट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स R डॉट इज जीरो एंड R विल बी अ कांस्टेंट। तो ये कुछ कांस्टेंट पॉइंट्स आएंगे आर्बिट्ररी फील्ड के अंदर भी। तो इन्हीं के अंदर अब आगे चलते हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं। सो बेसिकली ये तीन जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4, आई हैव 4 रीजन्स। दिस इज माई फर्स्ट रीजन, दिस इज माई सेकेंड रीजन, दिस इज माई थर्ड रीजन एंड दिस इज माई फोर्थ रीजन। ठीक है, यहाँ पे रीजन दिया है, यहाँ पे हम केसेस बना देते हैं। सो माई फर्स्ट केसेस व्हेन R इज लेस देन R1, जब मेरा ये वाले रीजन की मैं बात करूँगी तो इस केस में आप देख सकते हो जो V इफेक्टिव है इट इज ग्रेटर देन एनर्जी, एनर्जी इज लेस देन V इफेक्टिव, ये वाली चीज़ इससे कम है, इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, आई एम सेइंग एनर्जी इज लेस देन वी इफेक्टिव एंड एनर्जी किसके बराबर थी, वी इफेक्टिव प्लस
हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर के। अगर ये क्वांटिटी से कम है दैट मीन्स ये वाली चीज क्या रही होगी, नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो दिस विल बी लेस देन 0 एंड इसका मतलब जो आर डॉट स्क्वायर है इट इज सम नेगेटिव क्वांटिटी एंड नेगेटिव का रूट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर आयोटा। आयोटा से हम उसे डिनोट करते हैं, बट वी से कि रियल वर्ल्ड के अंदर इमेजिनरी नंबर्स को हम नहीं डिपिक्ट कर सकते हैं। तो आई विल से द वेलोसिटी हैज इमेजिनरी वैल्यूज एंड हेंस आई विल कंक्लूड कि इस रीजन के अंदर मोशन जो है पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, इमेजिनरी रूट्स होंगे तो मोशन पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि वेलोसिटी की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। इट इज नॉट जीरो, it is not some specified value, it is not possible to find velocity, so I'll say कि motion is not possible, that's it। अब चलते हैं सेकेंड रीजन के अंदर। सिमिलरली सेकेंड रीजन के अंदर अब एनर्जी इज ग्रेटर देन वी इफेक्टिव। एनर्जी इज ग्रेटर देन वी इफेक्टिव, इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये क्या रही होगी, ये क्वांटिटी रही होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। नाउ हेयर यू कैन सी सिंस इट इज आर डॉट स्क्वायर विद पॉजिटिव रूट्स दैट मीन्स आर की मेरे पास दो वैल्यूज निकल के आने वाली है, R1 एंड R2। R1 एंड R2 जब आएंगे तो आई विल से कि एट R1 एंड R2 दो रूट्स मेरे पास निकल के आए हैं, लेकिन एट दीज 2 पॉइंट्स एनर्जी इज इक्वल्स टू वी इफेक्टिव। तो इसका मतलब ये जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो दैट मीन्स यहाँ से अगर हम इधर को जाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इधर भी नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज ऑफ साइन इज नॉट पॉसिबल। तो वी से कि एट R1 एंड R2 बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा कि सपोज जो इनर सर्कल है उसको मैंने कंसिडर किया है R1 एंड जो आउटर सर्कल है उसे मैंने कंसिडर किया है एस R2। बॉडी जो है R1 से चलेगी एंड वो R2 से जाकर टकराएगी एंड वो वहां से क्या करेगी, अपना रास्ता वापस से मोड़ेगी, फिर R1 पे आएगी, R1 पे अगेन इट विल डिफ्लेक्ट बैक R2, ऐसे करते करते वो एक सेट पैटर्न बनाएगी, लेकिन बॉडी क्या रहेगी, R1 और R2 के बीच में ही रहेगी। दिस रीजन इज माय सेकेंड रीजन, R1 एंड R2। अब चलते हैं R3 और R2 के बीच में विच इज माय थर्ड रीजन, ये वाला। इस केस के अंदर एक बार फिर से हमारे पास सेम केस क्या आया है कि V पोटेंशियल इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। तो ऐसे केस के अंदर ऊपर अभी हमने किया था कि काइनेटिक एनर्जी विल हैव द नेगेटिव रूट्स, हेंस मोशन इज नॉट पॉसिबल। तो एक तरह से जो फर्स्ट रीजन है और थर्ड रीजन है इसके अंदर मोशन इज नॉट पॉसिबल। इसके अंदर मोशन पॉसिबल है, लेकिन किस तरीके से, इस तरीके से बीच वाले रीजन से एंड आउटर रीजन के बीच में रहेगा, तो मोशन पॉसिबल है। लास्ट इज माय R3 से आगे का रीजन। नाउ R3 से जब हम आगे आते हैं तो दोबारा से सेम रीजन आ रहा है कि मेरी जो V पोटेंशियल है इट इज कमिंग लेस देन टोटल एनर्जी। तो दोबारा से मेरे पास क्या होगा, R3 मेरे पास एक और से टर्निंग पॉइंट निकल के आएगा। तो लेकिन सिंस इट इज द लास्ट पॉइंट आई विल से कि द पार्टिकल अप्रोचेस R3 एंड रिबाउंड्स। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर इस तरीके का तो R3 है, दिस इज R3, बाहर से अगर कोई पार्टिकल आएगा तो वो वापस से रिबाउंड करके चला जाएगा। नाउ दिस थिंग रिप्रेजेंट्स बेसिकली कि मेरे पास R3 तक कोई पोटेंशियल है एंड अगर मुझे इस पोटेंशियल से एस्केप करना है तो एटलीस्ट इतनी मिनिमम जो मुझे काइनेटिक एनर्जी है वो चाहिएगी। दिस इज बेसिक फॉर्मूला। यहाँ से मैं वी इफेक्टिव को इधर लेके गई, आर डॉट हम ऑलरेडी बहुत बार निकाल चुके हैं। सो दिस आर डॉट ऑल्सो गिव्स मी माई एस्केप वेलोसिटी विच इज द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द पोटेंशियल वी इफेक्टिव, जिसकी भी हम बात करेंगे। अगर ये ग्रेविटी के अंदर आएगा तो ग्रेविटी का एस्केप वेलोसिटी होगा कि वो अर्थ के एटमोसफेयर से निकल पाए, अगर कोई पर्टिकुलर आर्बिट्ररी फील्ड है तो उस फील्ड से निकल पाए। सो दीज 4 केसेस विल represent the complete type of motion in case of arbitrary field.
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोशन इन इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड, जैसे ग्रेविटी या इलेक्ट्रोस्टैट्स। इस केस के अंदर मैं एक जनरल फॉर्मूला यूज करूंगी विच इज -k/r² टाइप में मेरी फोर्स रहेगी, एंड इसी फोर्स से नेगेटिव डेरिवेटिव जब हम पोटेंशियल का निकालते हैं तो फोर्स आती है, सो इसको वापस जाएंगे इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल का कुछ k/r की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा। वी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, दिस थिंग, एंड जो सेकेंड टर्म थी वो मेरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आती है विच इज अ स्यूडो फोर्स, एंड उसके कारण जो पोटेंशियल आएगा। बट यहाँ पे आई विल से कि k का वैल्यू जो रहेगा वो डिपेंड करेगा आप कैसा सिस्टम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल है तो G m1 m2 हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो K q1 q2 हो जाएगा। दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज जिसके बारे में आप सब जानते हैं। अब K का एक्सप्रेशन मुझे बताएगा किस तरीके का सिस्टम है, बट K का साइन वेदर K इज पॉजिटिव और K इज नेगेटिव ये मुझे बताएगा कि मेरा जो पोटेंशियल है वो बाय नेचर कैसा है। ठीक है, अब देखो इफ K इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स K का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। किस केस में होगा, प्लस Q के केस में K 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, या फिर माइनस Q। इसका मतलब सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस होंगे, ये याद करने का तरीका है। तो इसका मतलब सिमिलर रिपेल तो मेरा रिपल्सिव होगा। बट अगर ये नेगेटिव आता है दैट मीन्स प्लस Q माइनस Q, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो मेरा K का जो साइन आएगा वो पोलैरिटी जो आएगी वो बताएगी कि मेरी जो ऑर्बिट है, जो भी मेरी पार्टिकल की ऑर्बिट बन रही है, जैसे एक ऑर्बिट हमने यहाँ बनाई थी, उसकी नेचर कैसे होगी, वो ऑर्बिट की शेप क्या होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक पार्टिकल है विच इज प्रेजेंट इन अ रीजन वेयर मोशन इज पॉसिबल। फर्स्ट थिंग, मोशन कहाँ पे पॉसिबल है कि एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा हो, एंड आई विल से कि सपोज जो भी मैं फोर्स ले रही हूँ मुझे नहीं पता उसका सेंटर कहाँ है, लेट अस अज्यूम उसका सेंटर है इन्फिनिटी पे। उस इफेक्ट के अंदर, उस पोटेंशियल के अंदर मैं ऐसे किसी रीजन के अंदर किसी पार्टिकल को कंसिडर करती हूँ, तो उस केस के अंदर आई विल से ऑब्वियसली जो पार्टिकल होगा उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी एंड उस फोर्स के कारण वो डिफ्लेक्ट भी होगा। तो आई विल से कि K का जो भी साइन आएगा, जो पोलैरिटी आएगी या जो वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेगी कि वो किधर डिफ्लेक्ट होगा। बेसिक एजम्पशन हम ले सकते हैं, अगर 0 रहेगा तो वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, अगर पॉजिटिव के लिए लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव के लिए राइट में जाएगा, पॉजिटिव के लिए नीचे जाएगा तो नेगेटिव के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, सो नाउ इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास K के ऊपर डिपेंडेंस आ रही है, K के आगे कंटिन्यू करते हैं। हम अब ग्राफ बनाएंगे V इफेक्टिव का विद रिस्पेक्ट टू R। अब देखो जब K को विच इज डिपेंडेंट ऑन V इफेक्टिव विच इज डिपेंडेंट ऑन K को हम R के विद रिस्पेक्ट जब प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ रीजन्स आएंगे, कुछ प्लॉट्स आएंगे, कुछ ग्राफ्स आएंगे, कुछ कर्व्स आएंगे। सो दीज आर डिपेंडिंग ऑन K पॉजिटिव है, लेकिन V इफेक्टिव जो है, V इफेक्टिव के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ऑप्शन था विच वॉज डिपेंडेंट ऑन L। तो L का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ 0 है, यहाँ पे L लेस देन 0 है। सो इन दिस केस K पॉजिटिव रहेगा लेकिन L का जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है। नीचे वाले दोनों केसेस के अंदर K नेगेटिव रहेगा एंड L की वैल्यू एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ली जाएगी। यही डायग्राम अभी कुछ देर पहले हमने प्लॉट किया था, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक एनर्जी की वैल्यू ली थी और एक ही V इफेक्टिव लिया था। लेकिन लेट अस अज्यूम हमारे पास 4 तरह के, या आप कह सकते हो 4 वैल्यूज हम लेते हैं एनर्जी की विच इज टोटल एनर्जी, एंड उसके विद रिस्पेक्ट जो है हम इसे दिखाएंगे कि होगा क्या, राइट। सो इन दिस केस फर्स्ट केस देखते हैं, जब मेरी जो टोटल एनर्जी है E1 के अराउंड है। जब E1 के अराउंड है तो इसका मतलब V इफेक्टिव जो है पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज लेस देन टोटल एनर्जी। तो इस केस के अंदर एट R इक्वल्स टू R1 E1 जो है V इफेक्टिव के ऊपर रहेगी, राइट। तो R1 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट।
जिसके अंदर हमने अभी एक मोशन किया था कि R1 और R2 के बीच में घूम रहा था, तो ये एक तरह से वही केस आ गया, इवन से लेस देन। लेकिन इधर का पॉइंट सिंस मुझे नहीं पता तो मैं उसे छोड़ती हूँ। जो R1 है विच इज R1, ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे मोशन रिप्रेजेंट स्कैटरिंग वेयर बॉडी इज नॉट बाउंड टू द सेंटर एंड इज डिफ्लेक्टेड अवे। मतलब सिंस इधर का कोई भी कर्व स्टॉपेज नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि ये इधर से आगे फ्री है, इट इज़ नॉट बाउंड। लेकिन अगर वो इधर से आएगा तो एट R इक्वल्स टू R1 वो क्या करेगा, रिबाउंड करेगा, स्कैटर होगा, कुछ ना कुछ वो वहाँ से टर्न कर जाएगा लेकिन उसे क्रॉस नहीं करेगा। सेकेंड इज जब मैं एनर्जी की वैल्यू लेती हूँ E2 विच इज़ अराउंड 0, तो इस केस के अंदर मेरे पास दो पॉसिबल रूट्स आ जाएंगे, R डैश एंड इन्फिनिटी। मतलब यहाँ से देखो जो ये वाला पॉइंट है इससे ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है मोशन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। एक ये पॉइंट आएगा ऑल्सो E2 0। मुझे पता है कि V इफेक्टिव अप्रोचेस टू 0 एट R इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इस केस के अंदर मेरे पास दो रूट्स आएंगे, R डैश एंड R एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो आई गेट इस केस के अंदर पॉसिबल रूट्स R डैश एंड R इक्वल टू इन्फिनिटी। द पार्टिकल मूव्स अलोंग while the radial velocity falls off continuously। इसमें क्या होगा, ये यहाँ से मूव कर रहा है तो ऐसे कि उन दो पॉइंट्स के बीच में इट कंटिन्यूज टू मूव बट रेडियल वेलोसिटी बार बार ऊपर नीचे होगी। ऐसे ऐसे वाला जो हमने ग्राफ बनाया था, सो रेडियल वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। थर्ड रीजन इज जब मैंने एनर्जी को लिया E3 के बराबर, इस केस के अंदर अगेन दो पॉसिबल रूट्स आ जाएंगे, एक तो यहाँ पे आएगा एंड सेकेंड वन आएगा जहाँ पे ये इसे यहाँ पे टच करेगा। आई गेट टू पॉसिबल रूट्स R2 एंड R3, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, उनके बीच में बॉडी कीप्स ऑन मूविंग। लास्ट इज जब मैंने E4 ली एनर्जी, दैट मीन्स कि मेरा पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है वो एनर्जी से ज़्यादा है। इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है इट इज़ टेंजेंट टू द पोटेंशियल कर्व। तो इस केस के अंदर सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये टेंजेंट के ऊपर हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स कह लो या मैथमेटिक्स बेसिक कह लो, जब हमारा एक इस तरीके का ग्राफ निकालना होता है या टेंजेंट निकालना होता है कर्व के ऊपर, सो हम निकालते हैं उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R एंड इक्वेटेड टू 0। ये वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से V इफेक्टिव क्या था, V इफेक्टिव जो था इट वॉज V प्लस L स्क्वायर बाय 2 म्यू R स्क्वायर, यही था। तो इसी के ऊपर जब मैंने इसे डेरिवेट करा तो dv बाई dr आया माइनस 2 म्यू आर स्क्वायर का म्यू आर क्यूब हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आई गेट दिस थिंग। लेकिन यहाँ से मेरे पास आई वैल्यू dv बाई dr की, फोर्स क्या होगी, रिजल्टेंट कह लो चाहे जो भी मेरी रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या होगी, माइनस ऑफ dv बाई dr। dv बाई dr मेरे पास यहाँ से है, आई पुट द वैल्यू माइनस दिस थिंग। इसको यहाँ से कन्वर्ट करना है या इसको यहाँ से वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स, ये तो आपको रट चुका होगा, राइट। सो आई गेट इस तरीके का एक्सप्रेशन। म्यू वी स्क्वायर बाय आर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमने पहले भी बताई है कि जो भी मेरी फोर्स आती है उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट रहता है विच इज़ अ फॉल्स फोर्स और अ स्यूडो फोर्स। तो इसी फोर्स को आई से कि इस केस के अंदर ये क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड द सेंटर। मतलब ये वो फोर्स होगी जो इसे बाइंड करके रखेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन। तो इसका मतलब ये जो फोर्स होगी ये सेंट्रीफ्यूगल ना होके सेंट्रीपीटल रहेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो हमेशा बॉडी को दूर फेंकती है अलोंग द रेडियल वेक्टर ओनली। फ्लाई ऑफ जो करता है वो टेंजेंशियली जाता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल इज पुशिंग इट फॉरवर्ड, जो हम मक्खन निकालते टाइम करते हैं, राइट। चर्निंग ऑफ मिल्क हो गया कि उसके अंदर जब हम ऐसे से करते हैं तो फैट जो है इट इज़ थ्रोन टू द आउटर कॉर्नर्स। लेकिन जब हम किसी भी बॉल के ऊपर रस्सी बांध के उसे ऐसे से घुमाते हैं तो वो जो रस्सी है वो मुझे क्या प्रोवाइड करती है, एक सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करती है विच बाइंड्स दैट बॉल टू द सेंटर जहाँ पे मैं उसे पकड़ के खड़ी हूँ, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। सो विद दिस आई फिनिश
this topic, I finished this slide, I finished this chapter, I finished this lecture. अब हम नए लेक्चर के साथ आएंगे, नए चैप्टर के साथ आएंगे. आई होप आपको क्लियर है. डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज लीव इन द कमेंट सेक्शन. एंड जब तक हम नया लेक्चर लेकर नहीं आते हैं, डू रिवाइज, डू प्रैक्टिस, डू सॉल्व विद योर ओन हैंड्स, एंड डू नॉट forget to like, share, subscribe to my channel, which is Teacher Cool. Thank you so much.